झूठ बोलना आज के समय एक आम सी बात है। प्रायः झूठ जब भी हम बोलते हैं तो उसका कुछ न कुछ मकसद होता है। जैसे कई बार अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए हम झूठ बोलते हैं। कई बार किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचे इसलिए झूठ बोलते हैं। कई बार अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए झूठ बोलते हैं। यानी हर झूठ के पीछे कोई न कोई एक कारण, एक प्रेरणा होती है। अक्सर देखा गया है कि जैसे आप किसी के यहाँ पार्टी में गए, किसी ने बड़े प्यार से बहुत सारे डिशेस खिलाए, हो सकता है कि आपको वो भोजन पसंद नहीं आया, लेकिन जब वो पूछते हैं खाना कैसा लगा, तो कभी आप नहीं बोलेंगे कि नहीं अच्छा लगा, आप कहेंगे नहीं बहुत बढ़िया था, कैसे बनाया। तो यहाँ पे क्या है कि हम दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इसलिए हमने यहाँ थोड़ी सी झूठ बोल दी। और इस तरह का झूठ बोलना कोई अनुचित नहीं है। कई बार आप बड़े देर से उठे, किसी का फ़ोन आया, पूछा कि आप सो रहे थे, तो यहाँ शर्मिंदगी होगी कि मैं इतने देर तक सो रही थी, तो हम झूठ बोल देते हैं कि नहीं अभी मैं किचन में थी या मैं पूजा कर रही थी, इस तरह की बातें। तो ऐसा करके हम अपने आत्मसम्मान को अपनी नज़रों में गिरने नहीं देते कि लोगों को ऐसा ना लगे कि हम बहुत लेट राइज़र हैं। तो इस तरह की दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातें, घटनाएं आती हैं जिसमें हम सब कभी न कभी कहीं न कहीं झूठ बोलते हैं। कई बार कोई फ़ोन आता है और उससे बचना है तो बच्चे से कहवा देते, या किसी की घंटी बजी और जनरली पापा कहते थे बोल दो पापा घर पे नहीं है। ये सब बहुत कॉमन सी बातें हैं। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कारण होता है कि हम झूठ बोलते हैं, और इसको एबनॉर्मल नहीं कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के हमारे चर्चा का विषय झूठ है, लेकिन ये झूठ रोगात्मक झूठ यानी पैथोलॉजिकल झूठ के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। झूठ को अगर देखा जाए तो झूठ को भी कहा जाता है कि उसके प्रकार 3 माने गए हैं। जैसे पहला हुआ प्राकृतिक झूठ, जो मोस्ट कॉमन है, जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, हाँ कि किसी न कोई उद्देश्य की वजह से हम करते हैं। दूसरा जिस विषय में मुझे चर्चा करनी है, पैथोलॉजिकल झूठ, ये हम लोग जो करते हैं इसके पीछे कोई मोटिव नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलते हैं। और तीसरा है बाध्यकारी झूठ, हम झूठ बोलने को बाध्य हो जाते, लंबे समय से झूठ बोलने की ऐसी आदत हो जाती है कि हम जान रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं और उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम बोलते हैं। जबकि पैथोलॉजिकली जो झूठ बोलते हैं वो इस बात को मानते भी नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये 3 प्रकार में जो दूसरा प्रकार है पैथोलॉजिकल झूठ यानी रोगात्मक झूठ, उस विषय में मैं चर्चा करूंगी। पैथोलॉजिकल झूठ बोलना जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे मिथोमेनिया, स्यूडोलोगिया, फंटास्टा आदि। ये एक दीर्घकालिक व्यवहार है, यानी लंबे अरसे से ये व्यवहार चलता आ रहा है और कोई अचानक से इसमें शुरू हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये लंबे समय से चली आ रही एक आदत सी होती है। प्रायः किशोरावस्था में शुरू होता है और ये ज़्यादातर ये देखा गया कि अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप झूठ बोलते हैं तो वो मानते भी नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, और हर बात में उनकी नाटकीय कहानी होती है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में भी फ़िलहाल इसको नहीं रखा गया। जो इंटरनेशनल मेंटल डिजीज़ का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है DSM-5, उसमें इसे शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये एक व्यवहारात्मक विकार है। अत्यंत झूठ बोलने का एक निरंतर, व्यापक और अक्सर बाध्यकारी व्यवहार पैटर्न के रूप में इसको हम जान सकते हैं। आप इसको कैसे पहचानेंगे, तो कुछ सिम्टम्स को मैंने यहाँ लिख रखा है जो मैं आपसे चर्चा करूँगी। आपको इससे पहचानने में सुविधा होगी। विभिन्न विषयों पर अंधाधुंध झूठ बोलना, ये इसकी पहचान है। छोटी मोटी घटनाओं के बारे में झूठ बोलते हैं, ये नहीं कि कोई बड़ा मुद्दा है या बड़ी बात है, छोटी मोटी डेली रूटीन की चीज़ों में भी ये झूठ बड़े सहजता से बोलेंगे। पकड़े जाने के डर से ये निश्चिंत महसूस करते हैं। आमतौर पे झूठ पकड़ा जाएगा इंसान को बहुत ही परेशान कर देता है, लेकिन नहीं, इनमें ऐसी भावनाएं नहीं होती। बड़ा फ़र्क है। झूठ बोलकर जब आप दूर हो जाते हैं तो ये हड़बड़ी का मतलब आप हड़बड़ी का अंदर से अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। सच
अगर झूठ बोल रहे हैं, उनका सच पकड़ा जाता है, फिर भी वो झूठ बोलना जारी रखते हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि उन्होंने जो कहा है वो गलत है। बेहद नाटकीय और काल्पनिक आख्यान प्रस्तुत करते हैं ये। कहानी में बार बार बदलाव लाना भी इसकी एक पहचान है। बात करते समय चिंता के लक्षण आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सामना होने पर रक्षात्मक रवैया या डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जैसे क्रोधित हो जाना, कुर्सियाँ पटकते हुए निकल के जाने लगना, मैं नहीं रहूँगा, मुझे झूठा कह दिया गया, जैसी बातें ये बोल सकते हैं। प्रश्नों से बचना, अगर आप इनसे सटीक ये बोल रहे हैं, अगर आप तार्किक प्रश्न इनसे करेंगे उस मुद्दा के विषय में, तो ये अस्पष्ट या तो बोलना नहीं चाहेंगे या अस्पष्ट आपके सही प्रश्नों का उत्तर देंगे ही नहीं, घुमा फिरा के देंगे, क्योंकि तथ्य से दूर होती है बातें। आपके साथ घटित एक कहानी को संभव हो ये दोबारा सुनाएं और उसे अपनी कहानी, अपनी घटना के रूप में कहें। तो ये बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिसके आधार पे आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं कि ये बंदा जो है ये पैथोलॉजिकल झूठा है। इसके बहुत कुपरिणाम हो सकते हैं। पैथोलॉजिकल झूठ होने के कई परिणाम होते हैं, जिससे लोगों का भरोसा और विश्वास आप पर से उठ सकता है। आपके बने बनाए रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। डेली रूटीन जो है, जो आपका है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। आदमी एक जॉब में टिक कर नहीं रह सकता है। आपके हर संबंध पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्थिति गंभीर होने पर कभी कभी कानूनी समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं और आप धोखाधड़ी के केस में फंस सकते हैं। तो अगर आप में ये सारे लक्षण हैं तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा संभावना है। ये सिर्फ बार बार झूठ बोलता है यही एक पहचान नहीं, बल्कि ऐसा करने के लिए मजबूरी भी महसूस करता है, उसको बोलना है। पैथोलॉजिकल झूठा जब भी झूठ बोलता है वो बंद नहीं कर सकता है, वो लज्जित नहीं हो सकता है, जो सब मैंने आपको बता ही दिया है। और ऐसी स्थिति वो क्रिएट कर देगा कि आपको महसूस होगा कि झूठ बोल रहा है, लेकिन वो सामने से उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होगा। इनके व्यक्तित्व के कुछ खास प्रकार होते हैं, जैसे ऐसे लोग भावनात्मक रूप से अस्थिर वातावरण से आते हैं। या हम कारण विज्ञान पे जाएं तो एक तो कारण होता है कि ब्रेन में जो वाइट मैटर और वो होता है तो वो अधिक होता, कुछ शोध में पाया गया है फ्रंटल साइड में। और जो कुछ कारण ऐसे, तो इसके निश्चित कारण अभी तक चूँकि बहुत कम शोध हुआ तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन प्रायः देखा गया कि जो ऐसे लोग होते हैं ऐसे वातावरण में पले होते हैं जहाँ इमोशनली अनस्टेबल सिचुएशन होता है। चिंता और शर्म की भावना का सामना करने में इन्हें बहुत कठिनाई होती है, या हम कह सकते हैं कि इसमें आत्मसम्मान की कमी होती है। ये एक स्थिति को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और परिणाम को पूर्ण रूप से उपेक्षित कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि जो मैं झूठी कहानी बना रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि वो उनका दृष्टिकोण और उनके हिसाब से वो झूठ नहीं है, वो सच है, वो जो कहानी है। क्योंकि वो काल्पनिक दुनिया में है, वो अयथार्थ चीज़ों, अयथार्थ तथ्यों को लेकर चल रहे हैं और उसको वो सच और सही मान रहे हैं। इस वजह से इनका जो झूठ होता है बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। इस बीमारी के शुरू होने के जो लक्षण है प्रायः 10 वर्ष की उम्र से लेकर 20 वर्ष की उम्र तक पाया जाता है। इसमें और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे बातों का विवरण बहुत अलंकरण के साथ करेंगे। इनकी कहानियाँ जो है, वैसे तो लगातार ये झूठ बोलते हैं, कहानियाँ बनाते रहते हैं, और इनके बात जो है ऊपर जो मैंने अभी भी बताया कि इनके बातों में अत्यधिक कल्पनाशीलता होती है, असंभावित कहानियाँ होती, जैसी चीज़ें नहीं हो सकती। प्रायः देखा गया ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने रिश्तेदारों, अपने संबंधियों के बारे में आपको ये भी कह सकते हैं कि वो मर चुके हैं, और ये इनकी बस झूठी कहानी और कल्पना होती है। और हकीकत में हमारा एक ऐसा ही क्लाइंट था, उसकी वाइफ के साथ संबंध टूट गया था, और 2-4 साल बाद जब वो फिर एक बार आया, चूँकि साथ में उसकी कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के भी प्रॉब्लम थे, तो काउंसलिंग के लिए आया, तो उसने बड़े सहजता से बताया कि मेरी वाइफ 1 साल पहले एक्सपायर हो गई है। और उसने इतनी सहजता से कहा कि मुझे भी लगा कि ये बात सत्य है। लेकिन फिर उसकी रिलेटिव, उसकी माँ उसके साथ आई थी। जब मैंने उसकी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि नहीं, वो तो अभी जिंदी है और कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के लोग इतनी सच्चाई के साथ झूठ को बोलते हैं कि पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है।
और जब पूछताछ आप करने लगेंगे तो लगातार इनकी कहानियाँ बदलती चली जाएंगी, क्योंकि उसमें कोई फैक्ट होता ही नहीं है। वो अपनी कल्पना के अनुसार उसको चेंज, आपकी सिचुएशन और उसको देखते वो चेंज करते चले जाएंगे। और वो जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तब भी वो मानने को तैयार नहीं होते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ, उसी को सच मानेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पे आप पकड़ सकते हैं कि इसे, ये जो व्यक्ति है ये पैथोलॉजिकल लायर है, ये झूठा है। लेकिन अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे चल के ये बाध्यकारी झूठ या ऑब्सेस्ड लाइंग की ओर कन्वर्ट हो सकता है। कई बार इसको अलग से बीमारी के रूप में नहीं देखा गया, लेकिन कई बार सिर्फ इसका अकेला सिम्टम नज़र आता है, और कई बार देखा गया कि ये कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या एंग्जाइटी या डिप्रेशन के साथ भी इसके सिम्टम आते हैं। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट पर बात करें तो इसके ट्रीटमेंट को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये है, ये ट्रीटमेंट तभी लाभकारी होगा जब पीड़ित व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार करे कि उसे प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रायः वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि वो झूठ बोल रहे हैं या उनकी कोई समस्या है। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि वो रियलाइज़ करे अपने प्रॉब्लम को। अगर ये उन्होंने रियलाइज़ कर लिया तो इसमें डीबीटी बहुत ही फ्रूटफुल होता है, उनके साइकोथेरेपी का एक टाइप है और काफ़ी सफलतापूर्वक इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। साथ में सीबीटी उतना इफ़ेक्टिव नहीं है डीबीटी के तुलना में, फिर भी ये भी इफ़ेक्टिव होता है। साथ में काउंसलिंग लगातार इसमें चलती है, और काउंसलिंग और थेरेपी के दौरान उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स के भी सहयोग की ज़रूरत होती है, ताकि उनका जो कई बार वो जो आप थेरेपी के दौरान या काउंसलिंग के दौरान आपसे बातें कर रहे होते हैं उसमें भी सत्य छुपा जाते हैं। तो वो जब तक आप उनकी फैमिली थेरेपी काउंसलिंग में उन लोगों को आप शामिल नहीं करेंगे तो तथ्य से हो सकता है कि आप वंचित रहें, और क्योंकि ये चाहे अनचाहे ये झूठ बोलेंगे, क्योंकि तो लगातार लंबे समय से झूठ बोल रहे हैं, तो एक बहुत संभावना रहती है। इसलिए फैमिली थेरेपी और फ्रेंड्स को सबको साथ में लेके चलना होता है, तो बहुत ही लाभकारी होता है। अगर साथ में पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जैसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो प्राय इसके साथ संभावना रहती है एसोसिएट होने की, तो फिर उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ इसका भी ट्रीटमेंट होता है। और स्थिति गंभीर होने पर, साथ में साइकेट्रिक प्रॉब्लम होने पर कभी कभी एंटी साइकोटिक या एंटी डिप्रेसेंट भी दी जाती है। साथ में साइकोथेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी विद काउंसलिंग बहुत ही फ्रूटफुल होता है। तो अगर आप या आपके आसपास के लोग में इस तरह की बीमारी है या इस तरह की संभावनाएं हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। समस्या है तो समाधान भी है। पहले खुद कोशिश करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके साथ वाला व्यक्ति कोई है इससे जुड़ा हुआ, तो आपको ध्यान देना है कि आप उसकी बातों का प्रतिक्रिया जाहिर ना करें या बहुत रिएक्टिव ना हो, बहुत धैर्य से उसकी बातों को सुने, समझाने की कोशिश करें। लेकिन वो बहुत एग्रेसिव हो जा रहा है तो बहुत ज़्यादा बात में टोकना बेकार है। लेकिन जब वो अच्छे मूड में हो तो उसको ये समझाने की कोशिश करें कि उसने जो भी झूठ कहा है आपके समझ में आ गया है और कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है लगातार रिपीटेड रिमाइंडर हो तो वो अब रियलाइज़ करे और कोशिश करे। हालांकि इसमें प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें मानने को तैयार ही नहीं होता है वो बंदा। अगर वो खुद से मान गया तब तो काफ़ी हद तक इसमें समाधान किया जा सकता है। लेकिन ट्रीटमेंट सही तरीके से सही समय पे हो तो बहुत फ़ायदा होता है। यानी जब आपको लगे कि आप शुरू में कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप खुद मरीज हैं तो सेल्फ हेल्प कीजिए, कोशिश कीजिए अपनी इस कमी को दूर करने की। अगर आपका कोई प्रियजन है तो आपको महसूस हो रहा है कि ये सब सिम्टम्स उसमें हैं, तो सहयोगात्मक रवैया अपना के प्रेम पूर्वक उसकी इन समस्याओं के समाधान में मदद करने की कोशिश करिए। अगर मामला आपके हाथ से निकल गया है तो निसंदेह निसंकोच स्पेशलिस्ट के पास जाएं, इसका समाधान हो जाएगा। आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।